हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 10th क्लास के आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान। रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, रक्तदान क्या है कि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को यदि रुधिर की कमी हो जाए तो उसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र में, व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रुधिर का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। अब इसमें रक्त या रक्त आधारित कुछ प्रोडक्ट हैं, रक्त या रक्त आधारित कुछ प्रोडक्ट हैं। कुछ उत्पाद हैं जैसे प्लाज्मा है, प्लेट है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये कुछ भाग हैं यदि व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी आ जाए, प्लाज्मा की कमी या प्लेटलेट्स डाउन हो जाएं तो उस समय प्लेटों को भी स्थानांतरित किया जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान। तो ये रक्तदान को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट डेनिस, जॉन बैप्टिस्ट डेनिस, एक साइंटिस्ट का नाम है, बैप्टिस्ट डेनिस ने सबसे पहले 15 जून 1667 को 15 जून 1667 को ये रक्तदान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। सबसे पहले खोजा था कि इसमें ये कि फ्रांस का चिकित्सक था डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस, कहाँ का था, फ्रांस का। डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस जिसने 15 जून 1667 में ये रक्तदान की प्रक्रिया को संपन्न किया था। रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है, चलो इसको लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान, रक्तदान देखो इसका अर्थ है रक्त प्लस आधान, रक्त का आदान प्रदान करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, रक्तदान। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर या रक्त आधारित प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, भाई ये रक्त पर आधारित कुछ प्रोडक्ट हैं, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, इनको स्थानांतरित किया जाता है, को स्थानांतरित किया जाता है। रक्तदान को सर्वप्रथम
फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा 15 जून 1667, फ्रांस का एक डॉक्टर था जीन बैप्टिस्ट डेनिस, इसने 15 जून 1667 को इस क्रिया को संपादित किया था। 67 को संपादित किया था। भाई इन्होंने 16 जून 1667 में इस क्रिया को संपादित किया था कि एक व्यक्ति के रुधिर में किसी दूसरे रुधिर को ट्रांसमिशन करके इसने सर्वप्रथम बताया था। तो उन्होंने 15 वर्षीय क्या किया था, उन्होंने सर्वप्रथम तो उन्होंने एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रुधिर को रक्तदान करवाया था, रक्तदान करवाया था। भाई ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखने की बात है कि जो जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने 15 जून 1667 में ये रक्तदान की प्रक्रिया आरंभ की थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रुधिर का ट्रांसमिशन किया था, रुधिर भेड़ का रक्त उसमें चढ़ाया था। परंतु इसके 10 वर्ष बाद ही पशुओं के रक्तदान पर पशुओं से रक्तदान पर रोक लगा दी गई। क्योंकि पशुओं से मनुष्य में रुधिर का ट्रांसमिशन करने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इसके और अन्य कई कारण थे कि जब उन्होंने सबसे पहले तो 15 वर्ष के जो बच्चा था उस बच्चे में भेड़ का रक्त ही चढ़ाया था, पर इस पर फिर सरकार ने आदेश लेके और वैज्ञानिकों ने की सहमति से 10 वर्ष बाद ही इस पर रोक लगा दी गई थी कि भाई पशुओं का रक्त मनुष्य में नहीं चढ़ाया जाए। अब देखो रक्तदान की आवश्यकता, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त या रक्त आधारित कुछ पदार्थ हैं, ये प्लाज्मा हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनका स्थानांतरण किया जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान। इसकी खोज सबसे पहले फ्रांस के डॉक्टर था, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इसने 15 जून 1667 को ये क्रिया संपादित की थी कि उन्होंने एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रुधिर का ट्रांसमिशन करवाया था, परंतु इस पर फिर आगे जाके पशुओं के रुधिर का मनुष्यों के रुधिर में ट्रांसमिशन करना पर रोक लगा दी गई। अब देखो रक्तदान की आवश्यकता होती क्यों है। रक्तदान की आवश्यकता, अब देखो रुधिर की आवश्यकता व्यक्ति को क्यों पड़ती है, इसके तो अपन लगभग सभी जानते हैं। या तो कई बार कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जिससे शरीर में रक्त की कमी आ जाए तो व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है या शरीर से बाहर रक्त अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए, बह जाए, तो शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, तो उस समय भी रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। कई बार जब बड़े ऑपरेशन होते हैं, सिजेरियन बड़े ऑपरेशन जब होते हैं, तो उस समय भी रक्त की आवश्यकता हो सकती है। एक रोग है हीमोफीलिया। कौन सा रोग है, हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया रोग एक आनुवंशिक रोग है जो व्यक्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। और इस रोग में व्यक्ति में क्या होता है कि यदि शरीर पर किसी भाग पर चोट लग जाए तो रुधिर का स्राव लगातार होता है और उससे शरीर से अधिक मात्रा में रुधिर निकलने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
तो हीमोफीलिया रोग में भी यदि खून जैसे शरीर से बाहर ज़्यादा निकल गया तो उस समय भी रक्तदान करवाया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं कि जब व्यक्ति को इन रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको अपन नोट्स के रूप में लिखना चाहे तो लिख लो। पॉइंट नंबर 1 कि भाई व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ती है, कब पड़ती है? चोट लगने पर, चोट लगने पर, अत्यधिक रक्त स्राव होने पर। कि भाई शरीर के किसी भाग पर यदि चोट लग जाए और चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव हो जाए, शरीर से रक्त बाहर निकल जाए, तो उस मात्रा में भी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है कि कई बार व्यक्ति में इस प्रकार के रोग हो जाते हैं कि शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर में गंभीर रक्तहीनता, क्या मतलब इसका? कि जब खून की ज़्यादा कमी आ जाए, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, कई बार जैसे अपन ब्लड जांच करवाते हैं तो बोलते हैं भाई खून कम पड़ गया। तो खून कम पड़ना, कई बार कोई इस तरह की शरीर में बीमारी हो जाती है कि उसमें शरीर में रक्त की कमी आ जाए, तो उस समय भी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में भाई बोलते हैं 10 पॉइंट है, 15 है, 12 है, 13 है, तो इस तरह से उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। शल्य चिकित्सा के दौरान, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के दौरान यदि व्यक्ति को कोई ऑपरेशन होता है तो उस समय भी ब्लड की आवश्यकता हो सकती है। तो ये कुछ संभावना है। या फिर रक्त में डिम्बाणु की रक्त में डिम्बाणु, इनको अपन प्लेटलेट्स बोलते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स संख्या कम होने पर, यदि अपने शरीर में डिम्बाणु कम हो जाए, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो भी व्यक्ति को रुधिर चढ़ा के इनकी पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से ये कई सारे कारण हैं हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया के रोगियों को, क्योंकि हीमोफीलिया के रोगियों में, हीमोफीलिया के रोग के बारे में बताया कि ये एक प्रकार का जेनेटिक्स रोग है जिसमें यदि व्यक्ति के शरीर पर चोट लग जाए तो लगातार रक्त का स्राव होता रहता है, क्योंकि उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब खून शरीर से ज़्यादा अधिक मात्रा में बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में भी व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता होती है, खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये तो है रक्तदान की आवश्यकता कि व्यक्ति को कौन सी परिस्थिति कब खून की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे थोड़ा सा आप साधारण तौर से भी ध्यान रख सकते हैं कि यदि शरीर पर चोट लग जाए तो यदि शरीर से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाए, बाहर निकल जाए खून, तो भी ब्लड की आवश्यकता होती है। शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, कई बार किसी कारणों से यदि शरीर में खून की कमी आ जाए तो उस समय भी व्यक्ति को रुधिर कृत्रिम रूप से बाहर से खून चढ़ा के और उसकी पूर्ति की जाती है। शल्य चिकित्सा के दौरान जब कई बार सीजेरियन होते हैं, ऑपरेशन बड़े होते हैं, तो उसमें अधिक खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस दौरान भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो सकती है। रक्त में प्लेटलेट्स डाउन होने पर, कई बार जैसे डेंगू बुखार है या फिर अन्य किसी कारणों से यदि शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो गई, विमाणु डाउन हो जाते हैं, तो उस समय भी व्यक्ति में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है।
हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया के रोगी के बारे में अपन ने बता ही दिया कि यदि हीमोफीलिया रोग हो जाए तो भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका शरीर से बाहर खून निकल सकता है। तो ये स्थिति है जब व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है। तो ये तो हैं रक्तदान क्या है और रक्तदान की आवश्यकता, कि रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को खून या खून से आधारित कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका कृत्रिम रूप से आधान या बाहर से उनको दिया जाता है। और आगे है रक्तदान की प्रक्रिया, कि खून कैसे चढ़ाया जाए। तो खून चढ़ाने की कुछ प्रक्रिया हैं कि रक्तदान की प्रक्रिया। तो रक्तदान की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको कई तरीके से किया जाए। पहले तो ब्लड का स्टोरेज किया जाए, रक्तदान की प्रक्रिया। देखो रक्तदान किया कैसे जाता है, खून कैसे चढ़ाया जाता है। तो रक्तदान की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक विधि है। इसको ऐसे नहीं कि भैया अपन ने किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया, किसी को इस तरह से पिला दिया, चढ़ गया खून। यह एक डॉक्टरी स्टेप या वैज्ञानिक प्रोसीजर है। इस विधि में पहले ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, कि पहले जब बोलते हैं ना रक्तदान, ब्लड डोनेट, पहले तो स्वस्थ व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उससे खून निकाला जाता है। खून निकालने के लिए निर्जमीकृत कुछ थैलियाँ होती हैं, एक निडिल होती है, निडिल से व्यक्ति की रुधिर नलिकाएं होती हैं। उस रुधिर नलिका में उस निडिल को लगा दिया जाता है। नलिका से होती पॉलीथीन में एक इस तरह से पाउच होते हैं, उस पाउच में उस रुधिर को इकट्ठा किया जाता है। ये पाउच निडिल वगैरह साफ और निर्जमीकृत होना ज़रूरी है। उसके बाद इन खून का स्टोरेज किया जाता है या ब्लड का स्टोरेज किया जाता है। इनको संग्रहित करने के लिए ब्लड बैंक होते हैं, प्रशीतक भंडारण। क्या होते हैं? ब्लड बैंक। इन बैंकों में रुधिर को कुछ समय तक, इनकी भी एक समय सीमा लिमिट है। ब्लड को मैक्सिमम 30 दिनों तक ही अपन सुरक्षित रख सकते हैं। इससे अधिक का खून फिर बेकार हो जाता है और बैंकों में इसको केवल 30 दिन तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये ब्लड बैंकों में फिर इसको इकट्ठा किया जाता है और ब्लड बैंकों में इकट्ठा करने के बाद इसको एक ब्लड बैंक में इकट्ठा करने से पहले इसकी कुछ जांच की जाती हैं कि भाई उसमें कुछ ब्लड से संबंधित कोई रोग न हो, कि यदि जिस व्यक्ति का खून लिया है उसमें ऑलरेडी कोई रोग है और उस रोगी व्यक्ति को खून चढ़ा दिया जाए तो वो में भी वह रोग हो जाएगा। तो उससे पहले जैसे खून निकालें और निकालने के बाद में उसमें से ब्लड टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है कि उसमें हीमोफीलिया है, एडस है, और भी ब्लड से संबंधित और भी जो रोग हैं उन रोगों की उसमें हेपेटाइटिस है, RH फैक्टर है, इन बीमारियों की उसमें जांच की जाती है। और रक्तदान के पश्चात कुछ समय तक चिकित्सक की जैसे जैसे मरीज या जिस व्यक्ति से खून निकाला जाता है उसको फिर कुछ समय तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि रक्तदान के बाद व्यक्ति को चक्कर आने की ज़्यादातर संभावना होती है। क्या कि जैसे ही ब्लड शरीर से निकलता है तो उस समय चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए उस जो डोनेट करने वाला है, जिस व्यक्ति से खून निकाला जाता है, उसको कुछ समय तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। तो ये हैं रक्त लेने वाले, जिससे रक्त निकाला जाए तो उस समय ये प्रक्रिया हैं कुछ, और इन प्रक्रियाओं को अपन अगली वीडियो जो अगली क्लास होगी उसमें अपन बताएंगे कि किस प्रकार से रक्तदान की प्रक्रिया में रक्तदान, पहले तो रक्त का संग्रह किया जाता है, फिर रक्त का संग्रहण, और फिर रक्त का संग्रहण करने के बाद में फिर उसका आधान किया जाता है, किस प्रकार से उसका फिर दोबारा से आधान ट्रांसफ्यूजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये करने के लिए अपन इसकी वीडियो अगली जो क्लास होगी उसमें अपन बताएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति में खून आगे चढ़ाया जाए।
तो खून संग्रहण का तो थोड़ा सा प्रोसीजर अपन ने आज की वीडियो में बताया है। इसको अपन कल की वीडियो जो होगी, अगली जो वीडियो होगी उसमें अपन बताएंगे। थैंक यू।